हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है भाष्मी एकेडमी पे। मेरा नाम रश्मि जोशी है। एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पे प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ मैं, टीईटी कैटेगरी में मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और इससे आपको जो है नोटिफिकेशंस जो है मिल जाते हैं क्लासेस के, जो स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं वहाँ पे। और अगर आप लोग पेड कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए लाइव आर्ची मेरा रेफरल कोड है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के भी आप डेली तैयारी कर सके। सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है। ठीक है, आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। ठीक है, जैसे आपको अच्छे से पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, उसी की सीरीज़ में हमें आज डिस्कस करना है वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांतों को। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रश्मि जोशी। ठीक है, तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो वंशानुक्रम का नियम क्या होते हैं ये सब हम कुछ पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा सा इसके आगे जानते हैं। वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, सीटेट की अगर परीक्षा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस तरह की विशेषताएं प्रदर्शित कर रहा है बालक, वो कौन से वंशानुक्रम के नियम की ओर जो है संकेत कर रहा है, या फिर कौन सा नियम इस पर लागू होता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है या कौन सा नियम नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ प्रमुख नियमों को जो है डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलो पहला जो नियम देखते हैं हम लोग, वो नियम है आपका, एक सेकंड, हाँ, वो नियम है आपका समानता का नियम। ठीक है, कौन सा नियम है? समानता का नियम। जैसे आप सब जानते हैं कि हम इंसान हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हमारे माता पिता 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर हैं उनके। ठीक है, स्किन कलर हमारे माता पिता जैसा हमारा होता है। ठीक है, हम सब इंसान की जो प्रजाति होती है वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है स्किन कलर और रूप रंग को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। यानी कि इंसान हो या पशु हो या कोई भी हो, वो अपने जैसे ही संतान को जन्म देता है, समान उसके जैसी होती है। जो इस नियम के मुताबिक जैसे माँ बाप होते हैं वैसी संतान होती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि माता पिता एकदम से अलग हैं और आने वाली संतान एकदम अलग है, उनकी जैसी होती है ना, समान होती है। इसीलिए इस नियम को कहा जाता है समानता का नियम। ठीक है, बुद्धिमान माँ बाप होंगे तो बहुत हद तक चांस बढ़ जाता है कि जो बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। और मंदबुद्धि अगर माँ बाप हैं तो बहुत हद तक चांस बढ़ जाता है कि बच्चे को अगर सही परवरिश नहीं मिली तो माता पिता के ऊपर ही जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि समानता का नियम मतलब होता है कि आनुवंशिकता के नियम के आधार पर हम सब क्या हैं, समान हैं। यानी कि एक जैसी प्रजाति को जो है जन्म जो है दिया जाता है, चाहे इंसान हो या पशु हो। अगला है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि बच्चे जो होते हैं वो एकदम से अपने माँ बाप जैसे नहीं होकर के उनसे कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक वेरी सिमिलियर और वेरी कॉमन, बट येस दे हैव सम डिफरेंसेस, यू नो। किस आधार पे? जैसे मान लो बुद्धि के आधार पे। जैसे मैं कई लोगों को जानती हूँ, उनके माता पिता बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके बच्चे या तो मंदबुद्धि हैं, है ना, और या तो कई तरह के डिसऑर्डर उनको है, या फिर मान लीजिए वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते चीज़ें, या फिर डेली के काम ढंग से नहीं कर पाते, जबकि माता पिता बहुत टैलेंटेड हैं, जॉब में हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन तब भी ऐसा है। तो यानी कि डिफरेंसेस जो हैं वो रंग, और कई ऐसे हैं जो माता पिता बहुत सुंदर हैं लेकिन उनकी संतानें जो है उतनी सुंदर नहीं हैं। इसी तरह स्वभाव में भी कई लोगों के माता पिता जो होते हैं वो बहुत ही कूल माइंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एकदम दे काम डाउन होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। माता पिता बिल्कुल ईमानदार होते हैं, बच्चा चोरी करने वाला निकल जाता है। तो आनुवंशिकता विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, कहता है कि बच्चे अपने माता पिता से कई मामलों में अलग होते हैं। तीसरा नियम जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रत्यागमन या परावर्तन का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस नियम के मुताबिक बच्चे में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। यानी कि
अपोजिट। याद रखिएगा, विभिन्नता के नियम में थोड़े अलगाव या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रत्यागमन का नियम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप अपने माता पिता से विपरीत विशेषताओं वाले होते हो, ठीक है, विपरीत। बहुत सारे प्रतिभाशाली माँ बाप के बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, तो एकदम अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मंदबुद्धि माता पिता की संतानें क्या हो जाती हैं, एकदम से टैलेंटेड निकल आती है। आपने ऐसे सुनी होगी ना खबरें कि रिक्शा चालक का बेटा है वो आईएएस बन गया, या फिर आज अभी कुछ समय पहले आपने एक खबर सुनी होगी, आरएएस की परीक्षा निकाली, एक महिला थी जो नगर निगम की सफाई कर्मचारी थी, झाड़ू लगाने का कार्य करती थी, और उन्होंने जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में आरएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसी तरह कुछ बच्चा स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, सब्जी बेचता था, वेजिटेबल वेंडर था, उसका बच्चा जो है बड़े होकर के ये अधिकारी बन गया। तो ऐसा नहीं उनके माता पिता बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, या फिर उन्होंने बहुत इंग्लिश फर्राटेदार आती थी, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही पॉश इलाके में हुई, ऐसा नहीं है। ना तो उन्हें कुछ मिला, ना खाने के लिए ढंग से, ना कुछ, लेकिन उनके बच्चे बहुत टैलेंटेड निकल गए। तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। बहुत अच्छे माँ बाप की बहुत बुरी संतान निकल जाए, और बहुत बुरे माँ बाप, बुरे इन द सेंस कि कई मामलों में वो प्रतिभाशाली निकल जाए। इट्स ऑल अबाउट रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ और सिद्धांत है, इनको हम सीरियल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो नियम पढ़े आपने, अब थोड़ा सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। पहला है अर्जित गुणों का नियम, ठीक। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार माता पिता अपने जीवन में जो भी गुण अर्जित करते हैं उनकी संतानों को वो प्राप्त हो जाते हैं। इसको नाम क्या दिया गया है, एक सेकंड को, अर्जित गुणों का नियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कि माता पिता द्वारा अपने जीवन में जो भी गुण अर्जित किए जाते हैं वो सारे के सारे उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जनन द्रव्य पे होता है, मतलब जो जेनेटिक्स होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द क्वालिटीज एक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आर पास्ड ऑन टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड क्वालिटीज़ होता है। हम चीज़ों को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ भी अर्जित की है, मतलब आपने खुद एक्वायर की है, ज़रूरी नहीं है आपकी पीढ़ी में पहले किसी ने प्राप्त किया था, लेकिन आपने उसको एक्वायर किया, तो वही आपकी पीढ़ी में आगे जाके क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देती हूँ कि 3 भाई हैं, ठीक है। 3 भाइयों में से 2 भाई जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से मेहनती नहीं है, ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं। एक भाई बहुत मेहनती था, उसने पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी हासिल कर ली, अब उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, उनको भी काबिल बनाया। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि उसकी संतानें, उसका परिवार जो है वो प्रॉस्परस होने लगा, संपन्न होने लगा। और इसके बजाय दोनों भाई थे वो भगवान देख लेगा, कर लेंगे, किस्मत है, ये सब बातें करते थे, तो उनका कुछ नहीं हो पाया जीवन में, ठीक है, वो वहीं के वहीं रह गए। तो अब विकास किनका हुआ, उस परिवार के उस व्यक्ति का जिसने अर्जित की थी, मेहनत करना, अपने आप को जो है सेफ जोन से बाहर निकाला, मेहनत करी। तो यही जो है चीज़ें, यही जो उनकी कह लीजिए गरिमा है जीवन के, जो भी उन्होंने अर्जित किया था वो किस में मिलेगा, उनकी संतानों को मिलेगा। इसलिए कहते हैं माता पिता मेहनत करें या फिर नहीं मेहनत करें, दोनों का ही परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जो भी पेरेंट्स जो भी करते हैं तो उनकी संतानों वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा है, इसी को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूँगी, विकासवादी थे लैमार्क। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी एक्वायर किया जाता है या अर्जित किया जाता है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित होता है। यानी कि वो चीज़ क्या होती है, जैसे कहते हैं ना वायरस फैलता है, संक्रामक रोग जिनको कहते हैं वायरस फैलता है, उसी तरह से क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, संक्रमित करता है अपने आने वाले व्यक्तियों में। जैसे लैमार्क का एक स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। ये लैमार्क का ही स्टेटमेंट है कि जो भी अर्जित हम करते हैं, जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, वो सारी की सारी आने वाली पीढ़ियों में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कथन को, लैमार्क के इस कथन को किसने पुष्टि करी थी, मैकडूगल और पावलोव ने, ठीक है, चूहों पर, और हैरिसन ने पतंगों यानी कीट पतंगों पे, नॉट काइट्स, ठीक है, वॉर्म्स, पतंगों पे परीक्षण किया था। उदाहरण के लिए जिराफ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, उदाहरण के लिए जैसे
जिराफ। यानी कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो जिराफ की कहानी आपको पता होगी कि जिराफ जो है शुरुआत से उसकी लंबी गर्दन नहीं थी। कैसे उसकी लंबी गर्दन हुई? कहा जाता है कि फूल पत्तियाँ खाने के लिए जो टहनियाँ होती थी वो अक्सर ऊपर लगी होती थी, तो जिराफ क्या होता है उनको खाने की कोशिश करता था, ठीक है, तो अपने ऊपर वो उठाने की कोशिश करता था गर्दन को। धीरे धीरे से करते करते क्या हुआ कि और बड़ी और बड़ी और बड़ी, इस तरह से जो है परिस्थितियों की वजह से उसको जो है खाने पीने की अपनी फुलफ़िल करने के लिए नीड को अपने आप को ऐसे करना पड़ता था, और उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी गर्दन धीरे लंबी 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 और इतनी लंबी होती गई कि सबसे लंबी गर्दन वाला वो जीव बन गया, ठीक है, लेमार्क। यानी कि अब जो जिराफ ने अर्जित की है, ये जो प्रैक्टिस करके अभ्यास करके उसने ये चीज़ अर्जित की है, लंबी गर्दन वाली चीज़, अब जो उसके बच्चे पैदा होंगे, अब जो उसकी संतानें पैदा होंगी, उनमें वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहते हैं अर्जित गुणों का नियम। चलो भाई, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ बालक जो होते हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, बचपन में कहा जाता है कि आप स्विमिंग करिए, ठीक है, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल बास्केटबॉल सॉरी नॉट वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केट जो होती है ऊंचाई पे लगी होती है, तो कहते हैं कि जिन लड़कियों की या लड़कों की हाइट को बढ़ाना होता है तो उनको क्या बोलते हैं, बेटा आप रस्सी उचको या फिर आप बास्केटबॉल खेलो। इसमें आप क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा उछलते हो और उछलने के बाद जो है बास्केट में बॉल डालने की कोशिश करते हो, तो इस डेली अभ्यास से आपकी गर्दन और हाइट दोनों लंबी हो जाती हैं। ये चीज़ आप देख भी सकते हैं स्पोर्ट में, जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं उनकी हाइट और फिजिक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। चलो मेंडल का सिद्धांत देखते हैं। मेंडल क्या कहते हैं, ये बॉटनी के जानकार थे और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है, मेंडल का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो इस नियम के अनुसार वो कहते हैं कि वर्ण संघ प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि एक जो कोई भी प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, कोई भी चीज़ें वो क्या अपने मौलिक स्वरूप की तरफ धीरे धीरे आती हैं। मेंडल ये कहते हैं, इनका सिद्धांत अलग है। मेंडल ने मटर के पौधों, ये देखो ये क्वेश्चन जो है स्टेट टीटी में पूछा जाता है कि मेंडल ने कैसे प्रयोग किया, तो मटर के पौधों और काले और सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखना। मैकडूगल ने सिर्फ चूहे पे किया था, लेकिन इन्होंने काले और सफ़ेद दोनों चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलो इसके आगे देखो, बीज कोश की निरंतरता का नियम, ठीक है। अच्छा ये वाला अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो मैंने इसके बारे में स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है, कि मटर के पौधों को उन्होंने क्या किया, बौनी किस्म की मटरें और लंबी किस्म की मटरें उन्होंने दोनों को एक साथ बोया, ठीक है। फाइनली उनको संकर, जो संकर प्रजाति होते हैं, हाइब्रिड होती है, वो प्राप्त हुई। इसी तरह से उन्होंने काले और सफ़ेद चूहों को साथ रखा, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो कैसी हुई, तो इसी के ऊपर उनका पूरा एक सिद्धांत है, उसके बारे में फिर कभी नया वीडियो डाल दिया जाएगा। बीज कोश की निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सेल्स, इस नियम के प्रतिपादक जो है वो बीजमैन कहलाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है, सच एस स्टेट टीटी वगैरह। बीजमैन जो है उन्होंने ये नियम दिया था, जर्मनी के रहने वाले थे। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं बीज कोशों का जो कार्य होता है वो केवल प्रोड्यूसर जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण करना होता है। यानी कि जो बीज कोश है वो उस बच्चे को अपने माता पिता से मिलता है। आपने बैंक देखा होगा, है ना, बैंक काम हम सभी लोग जरूर किसी न किसी काम से गए होंगे। अरे तुम लोग भी जाते होगे गांधी जी लेने और जमा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप बैंक जाते होगे तो आपने बैंक में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने जो भी पैसे होते हैं, गहने होते हैं, जेवर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको उसमें जमा करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह से वो ये कहते हैं कि बीज कोश का काम केवल क्या होता है, प्रोड्यूसर सेल्स का निर्माण करना होता है, जो बीज कोश को बालक के अपने माता पिता से मिलता है, इनहेरिटेंस में मिलता है, उससे वो अगली पीढ़ी को क्या करता था, आगे बढ़ाता रहता है। जैसे बैंक लॉकर है, आपने देखा होगा पुराने समय में दादी की चूड़ियाँ होती थी या परदादी की चूड़ियाँ होती थी, वो आने वाली बहू, फिर उनके आने वाली बहू को ऐसे ट्रांसफ़र कर देते थे, तो उनको कहा जाता है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस तरह से समझिए उसको। इस तरह बीज कोश क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, आगे बढ़ता रहता है। डार्विन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन क्या कहते हैं भाई, इस सिद्धांत के अनुसार अब इन्होंने अपने आप को निरंतर बदलती हुई परिस्थितियां परिवर्तित करने पे बल दिया। देखो चार्ल्स डार्विन का नाम तो भैया आपने ना सुना हो ऐसे तो मैं मान ही नहीं सकती। चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी किताब का नाम जल्दी से बताओ क्या है। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख करके मुझे बताओ जल्दी से क्या है।
ठीक है, मुझे पता है आप लोग सुन रहे हैं मुझे। तो आप लोग चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या था। ठीक है, सारे के सारे देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब में लिखा है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से हम अगर अपने अंदर क्या नहीं कर पाते हैं, सुधार बदलाव नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम समय के साथ साथ नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यही परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक रूप से वंशानुक्रम के तौर पे हमारे सामने आता है। ठीक है, अपनी किताब में उन्होंने यही बोला है कि व्यक्ति जो है वो समय के हिसाब से क्या नहीं कर पाता, का चेंज नहीं कर पाता है, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस तरह के बहुत सारे विलुप्त प्राय जीवों के बारे में भी सुना होगा। नाम क्या था, जैसे एक का डोडो। ठीक है, डोडो एक जीव का नाम था। वो क्या हो गया था, कहते हैं कि बारिश होती थी, कीचड़ जमा होता था, वो बैठा है बैठा ही रहा। ठीक है, तो इसका भी आनुवंशिकता प्रभाव पड़ता है कि आपको जो है, आप लोगों ने देखा कई लोग होते हैं वो बहुत संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि उनको दूसरों को काम करना है तो वो देख के ही थक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो थकते नहीं हैं, उनको लगता है कि उन्हें कुछ कर दिखाना है। तो ये जो परिस्थिति है सर्वाइवल वाली, ये आपकी कहीं ना कहीं खून में होती है। माने ना माने, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि हमारे माता पिता को अगर हम मेहनत करते देखते हैं तो बहुत हद तक चांस रहता है कि हम भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें बैठ के खाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती, कुछ कर दिखाने का जज्बा हमारे अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नियम थे। किताब का नाम आप लोग बताइएगा मुझे। ठीक है, अगर अभी तक आपने देखना हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम है किताब का, बता देती हूँ। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहाँ पे टॉप एजुकेटर हूँ मैं TT कैटेगरी में। और वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत अगर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा वो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे आएगा, यानी मनोविज्ञान के इतिहास के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इनकी एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, उसको ज़रूर देखें। CTET का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें भी आप लोग जो है ध्यान लगाएं। ठीक है, और जो लोग भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता देती हूँ। जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड, हाँ जी, इस 1 सेकेंड कुछ, जस्ट 1 मिनट। चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली लाइव क्लासेस चाहते हैं तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। रेफरल कोड है LIVERJ, LIVERJ। ठीक है, तो LIVERJ कोड इस्तेमाल कर आप अनअकैडमी प्लस पे डेली लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चल रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, स्टे हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।